नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। मोदी गवर्नमेंट 3.0 का ये फाइनल फुल बजट, पहला बजट कह सकते हैं, आ रहा है। तो क्या इंडस्ट्री से अपेक्षा रखनी चाहिए? हमारे साथ है एमसीएचआई क्रेडिट के सेक्रेटरी धवल अजमेरा। धवल जी, क्या एक्सपेक्टेशन होगी इस बार नई सरकार से? हमारी एक्सपेक्टेशन सरकार से हमेशा यही रहती है कि रियल एस्टेट को अगर आप बूस्ट करते हो तो एक इंडस्ट्री नहीं, एक सेक्टर नहीं, बट 237 से 270 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को आप बूस्ट देते हो। सो प्लीज डो नॉट लुक रियल एस्टेट एज वन सेक्टर, बट प्लीज लुक एट एज 270 अदर एंसिलरी स्ट्रक्चर्स which industries which are actually being benefited out of it. क्योंकि एक घर बनाने में घर, टाइल्स, steel, door, everything which is there. So our request has always been, please look at it as holistically, number one. Number two, अगर आज we are Indians, we are very very emotional about having our and if you look, every Indian over any one of us will have some or the other real estate in their asset portfolio. चाहे वो घर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो होटल हो, दुकान हो, कुछ भी हो, मकान हो, बट वो कुछ ना कुछ एक रियल एस्टेट होगा। तो उसको एक इमोशनल बूस्ट दो, तो ताकि उसके डिसीजन से इकोनॉमी को बहुत फायदा हो। और हिस्टोरिकली आप देखिए, जब भी बजट में एक बूस्ट मिला है, वो बजट से इकोनॉमी हमेशा आगे बढ़ी है। तो मेरा ये मानना है कि ये साल बजट में हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि सबसे पहले जो रियल एस्टेट में होम लोन है, हमको नहीं, एज ए डेवलपर नहीं, बट होम बायर्स को आप एक इंसेंटिवाइज करें। जो बीच में पहले था, कि आज भी है, जो 2 लाख तक का जो होम लोन में इंटरेस्ट डिडक्ट मिलता है टैक्सेशन में, वो कैप ना रखे और उसको अनलिमिटेड रखे। क्योंकि वो एक चीज, जब वो खरीदते हैं घर और वो इंसेंटिवाइज मिलता है, उसकी लिक्विडिटी पे बहुत ही अच्छा फायदा होता है, और वो लिक्विडिटी सिस्टम में ही आती है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो और मेरा ये मानना है कि दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग इंसेंटिव व्हिच इफ इट कम्स, एंड वी हैव बीन ऑलवेज एनकरेजिंग टू डू दिस। सेकंड इज दैट होम हाउसिंग हैज ऑलवेज बीन earmarked in price and in size. आज आप कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग को देखिए कि उसको एक साइज या प्राइस दोनों से मैच करते थे। बट मेरा प्रैक्टिकली ये मानना है कि अगर मैं मलाबार हिल इन मुंबई, विच इज अ वेरी प्राइम एरिया, उसका प्राइस और एक मैं गांव किधर महाराष्ट्र में या कहीं पे भी ले लूं, उसके प्राइस में मैच नहीं कर पाऊंगा। इट इज नॉट बिकॉज द लैंड प्राइसेस आर डिफरेंट, बट इफ आई मेक दिस ओवरऑल एज अ साइज, कि भाई आप चाहे घर यहाँ खरीदे चाहे घर वहां खरीदे, 60 स्क्वायर मीटर्स या 90 स्क्वायर मीटर्स का ही घर होना चाहिए। और वो घर होता है तो उसको आप इंसेंटिवाइज कीजिए, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, हर में। तो ये करने से मेरा ये मानना है 70% ऑफ द ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री और will become, or 60 to 70% will come under the bracket of affordable housing, and which will incentivize and boost the entire economy. So my belief is, वो जो 45 lakhs और 60 स्क्वायर मीटर्स है, वो 45 lakhs को हटा दिया जाए और खाली 60 स्क्वायर मीटर्स रखें। एंड थर्डली, जो बजट में नहीं है बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आता है, जीएसटी। जो जीएसटी आज रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है। आज देयर इज नो रिबेट ऑन जीएसटी, देयर इज नो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन जीएसटी फॉर रेसिडेंशियल एटलीस्ट, एंड दैट शुड बी गिवन एन ऑप्शन कि आप रेसिडेंशियल को भी आप रिबेट में ले सकते हो। उससे एक कॉस्ट कम होगी, नहीं तो आज जो कॉस्ट रियल एस्टेट की 18% से बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एवरेज में। दूसरा, आप घर खरीदते हो तो उस पर आप 5% जीएसटी देते हो। तो ओवरऑल इट्स बीन अ बिगर इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, व्हिच आई फील इट्स नॉट पार्ट ऑफ द बजट बट शुड बी कंसिडर्ड इन अ वेरी होलिस्टिक वे। जबकि हम देख रहे हैं पिछले 2 टर्म से, और ये तीसरा टर्म है मोदी सरकार का, तब वहां पे रियल एस्टेट पे फोकस किया गया। अफोर्डेबल हाउसिंग हो या सबके लिए घर की सुविधा मिले, वो उनका फोकस रहा है। फिर भी रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या कमी रह रही है कि अभी भी सरकार उसमें खचक रही है कि नहीं देना चाहिए? देखिए, हमारा ये मानना है कि आज सरकार में रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस देने के लिए कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि एक इंडस्ट्री के पीछे मैकेनिज्म होता है, गवर्निंग बॉडीज के होता है। और आज अगर आप देखा जाए विद द इम्पैक्ट ऑफ रेरा, नाउ रेरा जब से रियल एस्टेट में हुआ है, अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी देखो तो वो सेबी से रेगुलेटेड, सेबी सी की बॉडी से रेगुलेटेड होती है। बाकी ऑब्वियसली इनकम टैक्स, ये सारे। तो आज जितने भी
कंट्रोल मैकेनिज्म है एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चलाने के लिए, वो सारे एंड इंश्योरिंग के कस्टमर्स को कोई तकलीफ ना हो या उनको कोई दगा ना मिले, वो सारी चीज लॉकिंग हो चुकी है। तो डेफिनेटली अगर एक इंडस्ट्री स्टेटस देते हैं तो एक साइकोलॉजिकली एक बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी में फायदा होता है। और आप अगर ओवरऑल रियल एस्टेट का देखो तो जो बैंकिंग सेक्टर्स में एनपीओ है रियल एस्टेट में से बहुत बहुत कम हुए हैं in the overall scenarios of banking sector, and so everywhere real estate is moving in a positive direction. So I definitely feel no harm in giving industry status to real estate because it will only boost the economy better and not go reverse. वही हम देख रहे हैं पिछले बजट में जो इंडेक्सेशन हटाना फिर वापस लेना बहुत कुछ हुआ, क्या सही में उसका कोई फर्क पड़ा है? क्या इस बजट में उसके लिए कोई आप सोच रहे हैं कि कुछ आ सकता है वापस? नहीं, मुझे लगता नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो लोग ने वो डिसीजन लिया वो लोग ने रोल बैक भी किया है, वो ऑप्शन हुआ। सो आई डोंट थिंक वो चीज वापस उसमें कोई होगी, बट मेरा ये जरूर मानना है ना, होपफुल कि गवर्नमेंट एक आम जनता के लिए जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट रिडक्शन में कुछ करे या इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट दे, पर्सनल इनकम टैक्स में, वो सारी चीज इम्पैक्ट पॉजिटिवली रियल एस्टेट मार्केट में। वही हम देख रहे हैं दो खबरें बहुत अलग से चलती रहती है। एक तरफ खबर आती है कि भाई बहुत मंदी चल रही है, घर नहीं बिक रहे हैं और यहाँ पे मंदी आ जाएगी। दूसरी तरफ हम अगर हर महीने की जो आंकड़े देखते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो कुछ अलग ही बयां करते हैं। कंफ्यूजन कहाँ है? क्या समझना चाहिए एक होम बायर को? देखो, मेरा मानना है एक होती है फीलिंग और एक होता है डेटा। तो अगर आप डेटा देखते हो, आई थिंक द मोस्ट बिलीवेबल सेक्टर इज डेटा। If you look at what the data is, our data is showing that there has been a growth in terms of registrations, there has been a growth in terms of sales. So data is something which speaks for itself and it's not something where मेरे को कुछ मन में आया और मैं बोल रहा हूँ, किसी और को कुछ मन में आया वो बोल रहा है। एक मंदी ऐसी चीज है क्योंकि आज आप देखें कि मार्केट एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है पिछले 4-5 सालों में, तो लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं तो गिरेगा, बट ऐसा नहीं है। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पिछले 4-5 साल में हिस्टोरिकली अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ उसकी रिपल इफेक्ट एक इंडस्ट्री में, एक इंडिविजुअल में, एक कंपनी में हर जगह दिख रही है। एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग एवरी पर्सन ग्रो, एवरी इंडस्ट्री ग्रो एंड एवरी सेक्टर ग्रोइंग इन अ बेटर वे। आज वर्ल्ड ओवर में वॉर हो रहे हैं, सब कुछ है, बट इंडिया में इसकी कोई भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है because that is something which is being should be looked at positive, and our population is such great that it helps the economy grow in a better way. So my feeling is that लोगों को एक fears सा है कि इतना ऊपर गया तो definitely गिरेगा, but अगर आप holistically देखो कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो होती है तब तक ये मार्केट नीचे नहीं आएगा। और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल तो डेफिनेटली ये अच्छा ग्रोथ होते हुए दिखेगा। हाँ, ऐसा, और मैं ये भी मानता हूँ कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, लॉजिकल ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप बोलोगे आज 50 रुपए और कल 100 रुपए हो जाए तो दैट इज नॉट अ ग्रोथ। वी ऑल एज डेवलपर्स बिलीव दैट इट शुड बी a growth which grows steadily and for a long term and not for a short term.